Good morning students, welcome you all again. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST, Government College बारा। बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम थर्ड ईयर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने गुडविल के बारे में जाना। हमने बात की कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए दो आधार हमारे पास होते हैं, है ना, 2 बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पर हम आगे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इसमें से पहला हमने बात की थी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, यानी हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम इन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, वास्तविक औसत लाभों की गणना किस प्रकार करते हैं, और दूसरा हमारा है सुपर प्रॉफिट्स, यानी कि अधिलाभ। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम FMP यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम कई सारे स्टेप से गुजरते हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के यहाँ पर 2 आधार हैं। पहला है हमारा FMP, जिसे कि हम बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या फिर इसका एक नाम और क्या है बच्चों, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, है ना, यानी कि इसे हम बोलेंगे हिंदी में भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, कायम रहने योग्य रहने वाले लाभ, या और बच्चों इसका दूसरा नाम है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, यानी कि हिंदी में से हम बोलेंगे वास्तविक औसत लाभ। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, वास्तविक औसत लाभ। अब आपको नाम से समझ आ जाना चाहिए, यानी कि ऐसे लाभ जिन्हें हम भविष्य में कायम रख सकेंगे। हमने इसके बारे में अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो यानी कि अगर ऐसे लाभों में अगर ऐसी कोई भी प्रॉफिट्स हैं जो हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं हैं, उन्हें हम यहाँ से हटा दें। अगर ऐसी कोई भी एक्सपेंसेस हैं जो कि भविष्य में हमारे होने वाले हैं, ठीक है, तो उससे हम अपने लाभों को कम कर दें। ऐसी कोई भी इनकम्स हैं जो अब भविष्य में हमें होने वाली हैं, उन्हें हम अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर दें, उनसे बढ़ा दें प्रॉफिट्स को। और अगर इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर किसी एक्सपेंस में कमी होने वाली है तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, अगर कोई इनकम कम होने वाली है तो मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह के कोई भी एडजस्टमेंट्स हैं तो वो सब हम यहाँ पर करते हैं। और दूसरा एवरेज, औसत से क्या मतलब है बच्चों, हम पिछले 3 साल 5 साल जो भी हम आधार लेते हैं वैल्यूएशन के लिए, उन सालों के सभी लाभों में एडजस्टमेंट्स करने के बाद, प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करने के बाद हम उनका एवरेज यानी औसत निकालते हैं, और फिर उस अकॉर्डिंग हम अपना FMP कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारा स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे संबंधित वर्षों के लाभ लेते हैं और फिर उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। संबंधित वर्षों से मतलब जितने ईयर्स के लिए आप इसका गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहते हैं, उतने ईयर्स के हम प्रॉफिट्स यहाँ पर लेते हैं, फिर उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब हम क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, हमने यहाँ पर लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंडिविजुअली जिस भी ईयर का है, सपोज कीजिए एक प्रॉफिट 2016 का है, एक 17, एक 18 एंड 19, है ना। तो सारे ईयर्स का इंडिविजुअली हम प्रॉफिट ले लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम क्या कर दें, इसमें से हम लेस कर देंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपके कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, और उससे अगर आपको कोई भी इनकम होती है, तो आपको उसे यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी गुडविल का पार्ट नहीं है, वो आपकी गुडविल फॉर्म नहीं करते हैं, ओके। देन इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी एबनॉर्मल इनकम्स हैं जो इसमें एडेड हैं, उनको हम यहाँ से हटा देंगे। तो लेस कर दीजिए एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल इनकम्स और एबनॉर्मल गेन्स, यानी कि असामान्य आय। और अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल गेन है, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉसेस हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं, तो उन एबनॉर्मल लॉसेस की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए थे,
तो आप उन्हें एडिड बैक कर देंगे, वापस से जोड़ देंगे। तो एक्चुअल में इस तरीके से करके आपका जो है एडजस्टेड प्रॉफिट आता है। ओके, उसे आप बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कि आपका समायोजित लाभ है। बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों कंटिन्यूटी में चलेंगे हमारे, और आपको पता है कि हमें अपने अकाउंट्स में इंग्लिश में ही मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर रही हूँ, सो होपफुली आप दोनों में कंफर्टेबल होंगे, है ना। लिखना आपको वहाँ पर इसी तरीके से है स्टेटमेंट को। तो ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट समायोजित लाभ आ जाएगा। अब इसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल लॉसेस। जैसे सपोज कीजिए आपके बिजनेस की कोई फिक्स एसेट है, आपके पास कोई पुराना फर्नीचर है, पुरानी मशीनरी है, आपने उसको सेल किया। ठीक है, उसको सपोज पुराने फर्नीचर को सेल करके आपको अगर किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ तो आप इसको नॉर्मल लॉसेस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। वाई? जस्ट बिकॉज ये आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड लॉसेस नहीं है, है ना। तो आप क्या करेंगे, उस लॉस से अगर आपने अपने प्रॉफिट्स को कम कर दिया था तो आप उसे यहाँ से हटा देंगे। और इसी तरीके से अगर उसको बेचकर आपको कोई प्रॉफिट हो गया तो वो इनकम आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, आप उसे एबनॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और उसे यहाँ से हटा देंगे। मतलब ओवरऑल उस ईयर का प्रॉफिट उस बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए जिसकी आप गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले साल में मैं ऐसे हर ईयर का, जिस भी ईयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है उसमें एडजस्टमेंट कर दूंगी, और उन सपोज मैं पिछले 5 सालों का निकाल रही हूँ तो उन 5 सालों के प्रॉफिट मैंने ले लिए। सेकंड स्टेप में हम इन प्रॉफिट्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप 2। इट वाज स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, औसत लाभ की गणना करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो हम इसमें क्या कर देंगे, जो भी हैं प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स जितने भी ईयर्स का आप ले रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। ये जितना भी आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला उन सारे सालों का आप एडजस्टेड प्रॉफिट्स का टोटल ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो ये आपका औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। ओके, इट इज टर्म्ड एज एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद स्टेप 3 में मैं क्या करूँ, अब इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के बाद हम फिर से इसमें वो एडजस्टमेंट्स करेंगे जो कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं, जो किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं हैं। ठीक है, अब अगर ऐसी कोई भी इनकम्स है, मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो पहले तो मुझे हो रही थी लेकिन अब भविष्य में नहीं होंगी, तो मैं उस भविष्य को ध्यान में रखकर उस इनकम को यहाँ से माइनस कर दूँगी, है ना। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा खर्चा है जो अभी तक तो मेरा हो रहा था लेकिन अब भविष्य में वो खर्चा नहीं होगा, ठीक है, मैं उसको सेव कर लूँगी। जैसे कि सपोज़ कीजिए मुझे एक अकाउंटेंट रखना था अपने बिज़नेस में, और अब मैं खुद उस बिज़नेस में अकाउंटेंट हूँ, मैं खुद अपने बिज़नेस का काम कर रही हूँ, तो मेरी अकाउंटेंट की सैलरी बच जाएगी। तो फिर उस कंडीशन में मैं क्या कर दूँगी, मैं उस एक्सपेंस से अपने प्रॉफिट को बढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरा खर्चा बचा, खर्चा बचने का मतलब है मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं उसे वहाँ पर ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसी तरीके से एक एडजस्टमेंट आता है असेट्स के रीवैल्यूएशन से। अगर आपके पास कोई भी फिक्स असेट्स हैं, टाइमली उनका रिवैल्यूएशन होता रहता है क्योंकि मार्केट रेट चेंज होती रहती है, उनके रिवैल्यूएशन पे अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, गेटिंग माय पॉइंट, रिवैल्यूएशन से अगर उनका मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन लगता है। अब अगर फिक्स एसेट का वैल्यूएशन सपोज पहले 1 लाख की थी, अब वो बढ़कर 2 लाख की हो गई, तो मेरा डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ गया। 1 लाख पर पहले मेरा सपोज 10% से 10,000 लग रहा था डेप्रिसिएशन, अब बढ़कर 20,000 हो गया। डेप्रिसिएशन को हम किससे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट से चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब अगर रिवैल्यूएशन से मेरी एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो मेरा डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया, और उस डेप्रिसिएशन को मैं प्रॉफिट में से ही तो माइनस करूँगी, तो यहाँ भी मुझे माइनस कर देना चाहिए। इसका मतलब एसेट के रिवैल्यूएशन पर अगर डेप्रिसिएशन बढ़ गया तो उसे प्रॉफिट में से कम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर एसेट के रिवैल्यूएशन पे आपका प्रॉफिट कम हो गया तो आपका डेप्रिसिएशन भी वैल्यू कम हो गया तो आपका डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा, तो मेरी बचत हो जाएगी, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, और उससे मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी। यानी आपके दिमाग में बस एक सिंपल सा फेनोमेना होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रही है क्या, मेरी इनकम को बढ़ा रही है क्या। अगर ऐसा है तो मैं इसे ऐड कर दूं, अगर मुझे ऐसा लगता है ये उसमें कमी कर रही है तो मैं इसे माइनस कर दूं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे सपोज़ कीजिए अभी तक तो आप कहीं और काम कर रहे थे, अब आप अपना बिज़नेस खुद संभाल रहे हैं, है ना। अब आप जब काम कर रहे हैं तो आपको रेम्युनरेशन भी पे करना पड़ेगा, सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, तो ये मेरे बिज़नेस का खर्चा बढ़ जाएगा।
तो अगर मालिक को भी कोई सैलरी पे की जाती है, वो भी फ्री में तो काम नहीं करेगा, उसको भी इनकम चाहिए, तो उसको भी हम इन प्रॉफिट्स में से लेस कर देंगे। तो देखते हैं हम बच्चों कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए आप। तो अब हम इसका स्टेप 3 देखते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, औसत लाभ आया, इसमें हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर दें बच्चों। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, अगर आपके एसेट्स की रिवैल्यूएशन, जो भी डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं, इफ़ value of depreciable assets increased due to revaluation, then increased depreciation will be deducted। हालांकि मैंने वहाँ पे लेस भी लिखा हुआ है, बट मैं इसको पूरी लैंग्वेज की फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए। अगर किसी भी डेप्रिसिएशन यानी कि हास योग्य संपत्ति है, उसका वैल्यू रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन की वजह से बढ़ जाता है, तो उसे डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा और उस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ से हटा देंगे। इंक्रीज्ड डेप्रिसिएशन है ना, उनका डिफरेंस जितना मैं पहले लेस कर चुकी हूँ उसे मुझे ज़रूरत ही नहीं है, केवल जितना मूल्य में अंतर आया उस बढ़े हुए मूल्य का डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। हिंदी में हम इसे क्या लिख देंगे, हिंदी में भी मैं ऐसे लिख देती हूँ, पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पन्न आधिक्य मूल्यह्रास। पुनर्मूल्यांकन के कारण अगर आपका कोई भी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया तो वो यहाँ पर लेस हो जाएगा। फिर इसके अलावा और क्या क्या लेस होगा, अगर फ्यूचर में अगर आपकी कोई भी इनकम है जो अब नहीं होगी, तो हम कह देंगे भविष्य में आय की कमी, यानी कि डिक्रीज इन फ्यूचर इनकम। अगर भविष्य में किसी भी इनकम में कमी होने वाली है तो आप उसे भी यहाँ से हटा दीजिए, है ना। फिर मैं इसे लिख सकती हूँ, भविष्य में खर्च में वृद्धि, यानी कि अगर आपके किसी भी एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी होने वाली है तो वो भी आपके लाभों को कम कर देगी, यानी कि इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंसेस, वो भी आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं लिख देती हूँ, जैसे कि मालिक का पारिश्रमिक, अगर ये अब आपका नया खर्चा जोड़ रहा है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी कि रेम्यूनरेशन टू ओनर, प्रोप्राइटर और वट एवर यू वुड लाइक टू से, आप जो भी इसे कहना चाहें, ये सब यहाँ से हट जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी बेड डेप्ट्स है, प्रोविजंस है ना, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने ऊपर वाले उसी ईयर के प्रॉफिट्स में से कर दिए। ठीक है, और फिर भी मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोई भी बेड डेप्ट्स हैं एंड सो ऑन, वो सब यहाँ से हट जाएंगे। अच्छा, इसका उल्टा इसमें ऐड किया होगा, इन सब का रिवर्स इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसे अगर बोलूँ तो पुनर्मूल्यांकन के कारण अगर कोई मूल्यह्रास में कमी होती है तो वो यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे लिख देती हूँ, डिक्रीज्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। फिर इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो इंक्रीज इन फ्यूचर इनकम, एक्सपेंसेस की बात करूं तो डिक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंसेस,
ठीक है, इसी तरीके से सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद इससे जो आएगा उसे मैं बोलूँगी इट वुड बी FMP बिफोर टैक्स। हम इसे क्या बोलेंगे? FMP बिफोर टैक्स, यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स टैक्स के पहले, और इसमें से अब मुझे लेस कर देना है टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स लेस करके अब जो मेरा फाइनल आंसर होगा जो मुझे चाहिए दैट इज FMP। यही मुझे चाहिए था, FMP आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। बस आपको क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दिए जाएंगे आपको उनमें अगर ये एडजस्टमेंट्स हैं तो ये करने हैं और आपका FMP आ जाएगा। और इसके बाद हमें जो मेथड दिया जाएगा उसके बेसिस पर हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हमारा सबसे मेन काम यही है बच्चों कि हम किस तरह से FMP कैलकुलेट करें। ठीक है, अब इसके बाद हम आई होप आपको FMP की बात समझ आ गई। बच्चों आप आई होप आपने ये कॉपी कर लिया है। ठीक है, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ, इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेंगे कि हम किस तरह से FMP को कैलकुलेट करते हैं और फिर हम सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे, है ना, यानी हम अपने सामान्य लाभ से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। ओके, होपफुली बच्चों आप ये प्रोविजंस अच्छे से रीड कर लीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसके बुक के एग्जाम्पल्स आप कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे और सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे, हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।